हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका सेमिनरी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म की हम बात करें तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद है क्या? नेशनलिज्म का मतलब है फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन विथ ओन कंट्री। अपने देश से मोहब्बत का नाम क्या है? नेशनलिज्म है। फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन विथ ओन कंट्री, ये है नेशनलिज्म। हमारे देश में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ? सबसे पहली बात, नेशनलिज्म हमें एक तरह का सोच देता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, क्या हम इस लायक हैं कि कोई भी कंट्री आए और हम पर हुकूमत करे, जिस तरीके से ब्रिटिश हम पर हुकूमत कर रहे थे। तो नेशनलिज्म एक फीलिंग देता है देश के प्रति मोहब्बत का, जो बताता है अपनी पहचान के बारे में कि लोगों खुद को पहचानो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई भी दूसरा देश तुम पर आया तुम पर हुकूमत करे। तो ये जो फीलिंग है हमारे अंदर जो आता है वो नेशनलिज्म के कारण आता है। नेशनलिज्म हमारे देश में फैला कैसे? थ्रू आइकॉन, थ्रू पोएम, सॉन्ग, तो इन सब ज़रिए से नेशनलिज्म फैला। इंडिया में नेशनलिज्म का मतलब था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना नेशनलिज्म का मतलब था। कॉलोनी हम किसे कहते हैं? जब कोई दूसरा देश किसी कमज़ोर देश पर आकर के हुकूमत करता है तो वहाँ वो अपना कॉलोनी बनाता है, उसे हम कहेंगे कॉलोनी। अगर कोई मजबूत कंट्री जैसे कि इंग्लैंड इंडिया पे आकर के हुकूमत कर रहा था तो इंडिया हो गया ब्रिटिश कॉलोनी, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत में क्या इफ़ेक्ट पड़ा। इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत में क्या इफ़ेक्ट पड़ा? वर्ल्ड वार जो होता है वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में होता है, बिटवीन अलाइज एंड सेंट्रल पावर। अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में ये होता है। तो अलाइज की ओर थे ब्रिटिश थे और सेंट्रल पावर में ऑटोमन तुर्की भी थे, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये जो वार शुरू होता है ये एक बहुत समय से चले आ रहे टेंशन की वजह कर होता है। ये चिंगारी कब मारता है? जब आर्थरिक फर्डिनेंड का मौत हो जाता है। उसके बाद आर्थरिक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, वो बाहर में निकले हुए थे तो उनको एक सर्बियन नेशनलिस्ट मार देता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बियन नेशनलिस्ट को पकड़ता है और इसका इल्ज़ाम लगाता है सर्बिया पर। फिर धीरे धीरे ये वार है वो फैलता चला जाता है। दूसरे कंट्री आकर के इस वार में हिस्सा लेते हैं और ये वार वर्ल्ड वार का रूप ले लेता है। तो उस वर्ल्ड वार का भारत में क्या इफ़ेक्ट पड़ा? एक तरफ थे ब्रिटिश भी थे और जब उस वार में ब्रिटिश होंगे तो भारत पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश टैक्स कहाँ से वसूलती थी? वार के लिए जंग हो रहा है। अब इस जंग में बहुत सारे हथियार लगते हैं, मिसाइल्स लगते हैं, बॉम्ब लगते हैं, तो इन सब के लिए ब्रिटिश कहाँ से खर्चा करेगी? जहाँ उसकी हुकूमत चल रही है भारत में। तो भारत में क्या हुआ, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ने लगे। कस्टम ड्यूटी हम कहेंगे जब हम कोई भी सामान देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर leads to increase in custom ड्यूटीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं। और इसी दौरान इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड।
इनकम टैक्स पहले नहीं था, वर्ल्ड वार के दौरान ही इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था जंग के लिए। तो ये नए नए बहाने खोज रही थी कि कैसे टैक्स वसूला जाए, तो उसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जो आज तक जो हम देते हैं, अभी भी देते हैं इनकम टैक्स। वर्ल्ड वार का और क्या इफेक्ट पड़ा? फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ करके लोगों को जंग के मैदान में खड़ा कर दिया गया, ज़बरदस्ती। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब बहाली, ज़बरदस्ती बहाली कराई गई फौज में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने ये काम किया। तो इसके वजह से जो ग्रामीण लोग थे, जो गांव के लोग थे, उनमें गुस्सा और बढ़ गया। पहले से तो गुस्सा था ही ब्रिटिश से, इतना सारा टैक्स वसूल रहे हैं और ऊपर से ज़बरदस्ती हमें फ़ौज में भी शामिल कर रहे हैं, जंग में मरने के लिए भी शामिल कर रहे हैं, एकदम ज़बरदस्ती हर काम हो रहा था। और इस वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट क्या था? अब नेचुरली भी इफ़ेक्ट पड़ा हमें, साथ में ये ब्रिटिशर्स तो कर ही रहे थे, अब नेचुरली कुदरत की तरफ से भी हमें बहुत नुकसान हुआ। शॉर्टेज ऑफ फूड हो गए, एग्रीकल्चर ठप पड़ गया, खेती बहुत कम हुई, और ऊपर से एक महामारी भी फैला, इन्फ्लुएंजा नाम का, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रॉप्स फेल्यूर हुआ, एक एपिडेमिक फैला जिसे हम कहेंगे इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक फैला। तो फिर से वर्ल्ड वार फर्स्ट जो होता है 1914 से 1918 के बीच में, इसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आई? तो सबसे पहला डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा। डिफेंस कहते हैं जो फ़ौज में जो होता है उसे हम डिफेंस कहते हैं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, अब फ़ौज में जो खर्च बढ़ा, और उस फ़ौज को खर्च बढ़ने की वजह कर ब्रिटिश क्या करने लगे, यहाँ का कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब निर्धारित कर दिया जो इतना रुपये से ज़्यादा कमाता है अब वो टैक्स देगा। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ करके उन्हें जेल में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ करके उन्हें जंग के मैदान में खड़ा किया गया। क्रॉप्स फेल्यूर, क्रॉप्स भी फेल कर गए, और तो और एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी भी फैली। ये थी कुदरती मार थी, मतलब हर तरफ से भारत के लिए नुकसान था। नोट करें। अब हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह महात्मा गांधी का एक सोच था, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत और सच्चाई की तलाश में। ये महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसे अपनाया था साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहीं जहां इन्हें एक बार ट्रेन से धक्के मार करके फेंक दिया गया था क्योंकि वो काले थे। तो अफ्रीका में अपार्थीड की हुकूमत थी, काले और गोरे लोग के बीच में भेदभाव होता था। तो महात्मा गांधी उसके लिए आवाज़ उठाएं और वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद वो 1915 में भारत आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह कहता है कि हम अगर नाइंसाफ़ करने वालों को, जुल्म करने वाले को अगर हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती करें, मारपीट करें तब वो समझें। हम शांति से उन्हें समझा सकते हैं, उनकी आत्मा को हम शांति से समझा सकते हैं। ये सत्याग्रह का सोच था, महात्मा गांधी का सोच था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह निकाला। सबसे पहले ये ही रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका से ये 1915 में आए। पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? फर्स्ट सत्याग्रह होता है, फर्स्ट
सत्याग्रह होता है, कहाँ होता है? चंपारण में होता है। चंपारण में होता है 1917 में, ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतवासी से, भारत के किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन वो करवाते थे और वो कहते थे कि आपको अपने इतने हिस्से ज़मीन में इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना है। और इंडिगो प्लांटेशन का एक बहुत ही, नील की खेती का एक बहुत ही नुकसान ये था कि वो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, वो सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता था। इंडिगो प्लांटेशन की वजह कर, नील की खेती की वजह कर ज़मीन अपने उपजाऊपन को खोता था। तो ये इंडिगो प्लांटेशन का एक क्या था? एक डिमेरिट था। तो भारत के किसान नहीं चाहते थे कि उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन कराया जाए। तो इसलिए महात्मा गांधी को बुलाया गया चंपारण में कि आइए, यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन कराया जाता है, नील की खेती कराई जाती है। तो महात्मा गांधी जाते हैं, पहला सत्याग्रह करते हैं 1917 में। दूसरा सत्याग्रह कब होता है? सेकंड सत्याग्रह। सेकंड सत्याग्रह होता है खेड़ा में। दूसरा सत्याग्रह होता है खेड़ा में। कब होता है जी? 1918 में। यहाँ सत्याग्रह होने का दो कारण था। सबसे पहला कारण ये था कि यहाँ क्रॉप्स फेल्योर था, क्रॉप्स फेल्योर, और दूसरा प्लेग एपिडेमिक। प्लेग एपिडेमिक, प्लेग नाम सुना है? प्लेग जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। एक खास तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है पैस्टोरेला पेस्टिस। तो पैस्टोरेला पेस्टिस बैक्टीरिया इसे फैलाते हैं। स्टिक बग जो होता है, जो हम देख सकते हैं गाय भैंस में, चमोकन जिसे हम कहते हैं, तो स्टिक बग जो होता है वो चूहे में आकर के बैठ जाते हैं और चूहा इस बीमारी को फैला देता है। तो मेन सोर्स स्टिक बग है, स्टिक बग से चूहा के पास और चूहा से वो इंसान तक आ जाता है प्लेग। तो प्लेग गुजरात में एक बार 1918 में तो फैला ही था खेड़ा में, और 1994 में भी फैला था प्लेग। अब हम बात करते हैं तीसरा सत्याग्रह का, थर्ड सत्याग्रह। अच्छा, क्रॉप्स फेल्योर था और प्लेग एपिडेमिक था, तो इसके कारण ये लोग चाहते थे कि इनसे टैक्स कम किया जाए। दे डिमांड डिक्रीज इन टैक्स। ये टैक्स को कम करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स कम नहीं कर रहे थे। अरे भाई, क्रॉप्स फेल कर गए हैं, ऊपर से महामारी है, तो ब्रिटिशर्स को चाहिए कि टैक्स कम वसूले। तो बुलाया गया महात्मा गांधी को 1918 में खेड़ा में कि आइए आप, ऐसा ऐसा बात है, हमारी बात को आप मनवाइए। तो महात्मा गांधी आए और सत्याग्रह किए। थर्ड सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में। 1918 में। ये करते कौन है? मिल वर्कर करते हैं, कॉटन मिल वर्कर्स ये करते हैं। इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था इंक्रीजमेंट इन सैलरी। ये हाई सैलरी चाहते थे। तो ये बात थी सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह मेनली हम पढ़े हैं अभी। उसके बाद हम राउलेट एक्ट सत्याग्रह भी पढ़ेंगे। फर्स्ट सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण में, सेकंड सत्याग्रह खेड़ा में, और थर्ड सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ, खेड़ा में वो उनका डिमांड था कि टैक्स कम किया जाए, और वहाँ क्रॉप्स फेल्योर भी हो गया था, क्रॉप्स भी फेल कर गए थे, और प्लेग एपिडेमिक भी हुआ था। थर्ड सत्याग्रह क्या था? अहमदाबाद में 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें द सेमिनरी क्लासेस से।